हाँ, तो नमस्कार, राम राम और सभी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास के जो विद्यार्थी हैं सेमेस्टर फर्स्ट के, उनका स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये जो आज की जो कक्षा रहेगी और आज से जो कक्षा रहेगी, निरंतर रहेगी और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर फर्स्ट के लिए अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला ही है। तो एग्ज़ाम से पहले जो है वो इतिहास विषय जो कि आपके सिलेबस में है, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो एक बार जो भी ऑनलाइन है, फटाफट ये रिप्लाई कर दो कि ऑडियो और वीडियो ठीक है। क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं और क्या आप मुझे अच्छे से साफ ढंग से देख पा रहे हैं? एक बार रिप्लाई दे दीजिए तो फिर हम सेशन को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और सभी विद्यार्थी जो हैं, सभी विद्यार्थी इस क्लास को अधिक से अधिक अपने मित्रों में, अपने जानकारों में शेयर ज़रूर करें। देखिए, जितने व्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा शेयर किए जाएँगे आप लोगों के द्वारा, उतने ही अच्छे ढंग से मैं पढ़ाऊँगा और सिलेबस भी आपका पूर्ण करवाऊँगा। तो आप सभी लोगों का ये दायित्व है कि आप क्लास को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। एक बार ऑडियो वीडियो का आप मुझे रिप्लाई कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखें, सिंधु घाटी सभ्यता आपके सिलेबस में इतिहास को जानने के स्रोत हैं, संवत हैं। तो रेंडमली अलग अलग आपको सिलेबस दे रखा है, सही ढंग से नहीं दे रखा है ना। हाँ, ठीक है। तो शुरू हम जो करेंगे ना वो सिंधु से करेंगे और सारे टॉपिक्स को जो है वो कवर कर लेंगे। नमस्कार, जो भी आप सनातनी छोरा, नमस्कार, आप रिप्लाई कर दो कि ऑडियो वीडियो आपको अच्छे से क्लियर है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पर आज हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, एक बात तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक आराम से मैं समझाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा। और सिंधु घाटी सभ्यता को, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो नाम दिया गया ना, नामकरण करने वाले, सिंधु घाटी सभ्यता को ये नाम देने वाले थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। अब बात आती है कि जॉन मार्शल कौन थे जिन्होंने नामकरण दिया। तो ये इस समय जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हो रही थी ना, इस समय ये कौन थे? पुरातत्व जो विभाग था ना, पुरातत्व विभाग, जो कि खुदाई करने वाला जो विभाग है, सभ्यता का खुदाई करने वाला विभाग है, इसके ये थे महानिदेशक। ठीक है, इसके ये थे महानिदेशक। आपके जो सिलेबस में है सेमेस्टर फर्स्ट में, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, ये आपके सिलेबस में है। तो 500 शब्दों में अगर क्वेश्चन आएगा तो भी आ सकता है ये, और 200 शब्दों में भी ये प्रश्न आ सकता है। 200 शब्द और 500 शब्द दोनों में ये आ सकता है। ठीक है, और इसमें से ही ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे।
तो इतनी बेसिक बात बताई मैंने आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा एक प्रमुख स्थल था जो खुदाई किया गया था, तो इसका नाम भी हड़प्पा नाम से भी ये जाना जाता है। सिंधु नदी के घाटी में सभ्यता बसी हुई थी। नामकरण जो दिया था ना, ये किसने दिया था? पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, इसका कालक्रम कितना था? कालक्रम कितना था? तो ये 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के मध्य थी। 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ठीक है, इसका कालक्रम था। देखो, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, है ना। या मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। ईसा मसीह का जन्म हुआ ना, ईसा मसीह का जब जन्म होता है ना, जन्म को 1 एडी मान लिया गया, और जन्म के बाद की जो भी घटनाएं है ना, वो क्या कहलाएगी? एडी। ठीक है, एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। हिंदी में कहूं, हमारे भगवान का समय, हमारे बोले तो ईसा मसीह, है ना। और ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटना थी ना, इसे बीसी से हम डिनोट करते हैं, बीसी से दर्शाते हैं, या बीसी का पूरा नाम है बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पहले बीसी, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं एडी कहलाएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कितना है? 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक का कालक्रम है। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि ये जो कालक्रम है ना, ये तो एनसीईआरटी के अनुसार है, जो कि प्रमाणिक कालक्रम है। कौन सा? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। रही बात ये कि अब ये कार्बन डेटिंग पद्धति एक पद्धति होती है, जो डेट जानने के लिए एक पद्धति है, कार्बन डेटिंग पद्धति। किसी भी सभ्यता की कालक्रम जानना है कि वह कितना पुराना है, तो उसके लिए एक पद्धति काम में आती है, जिसे हम कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कितना है, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये 2-3 बेसिक बातें मैंने आपको बताई कि भाई नाम किसने दिया, दूसरा नाम क्या है, नाम जो दिया क्यों दिया, क्योंकि भाई इस समय जो खुदाई करने वाला विभाग पुरातत्व विभाग था, उसके प्रमुख तो यही थे। फिर मैंने कालक्रम पे बात कर ली। ठीक है, इतनी बात आपकी बेसिक समझ में आ गई होगी। चलें आगे। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे रिप्लाई कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में कहां से कहां तक फैली थी। तो मैं इसको इस तरह से बांट देता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता को। सबसे उत्तर में जो स्थल था, मांडा। ठीक है, डी से डी, डी देखो मांडा पे खत्म हुआ, डी से डी। दक्षिण में जो स्थल था उसका नाम था देमाबाद। ठीक है, मांडा और देमाबाद, इस तरह से याद रह जाएगा। सबसे पूर्व में जो इलाका था, ये पूर्व, यहाँ सबसे पूर्व में जो इलाका था, जो स्थल था, आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर। ठीक है, सबसे पश्चिम में जो इलाका था, उसका नाम क्या था अपने? सूतका गेंडोर। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल माना गया था। चौड़ाई इसकी अधिक थी, 1600 किलोमीटर तो इसकी क्या थी? चौड़ाई थी, यानी यू। और लंबाई इसकी कम थी, 1400 किलोमीटर। समझ में आ गई होगी बात आपके। 1600 इंटू 1400। थोड़ी सी और डिटेल में इन पे बात करते हैं। सूतका गेंडोर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में है, और एक ये बंदरगाह था। एक बार मैं बेसिक सारे आपको बता देता हूँ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता बेसिक्स हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसके बाद में जो है ना हम क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। और क्वेश्चन में जब आपकी ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन में कहाँ क्या डालना है वो भी आपके समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं सबसे दक्षिणतम जो इलाका, देमाबाद, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नदी भी लिख देता हूँ इसकी, प्रवरा।
इसकी दाश्क इन नदियों के किनारे बसे हुए थे। दाश्क और आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे था? ये हिंडन नदी के किनारे था और उत्तर प्रदेश में स्थित था। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे और कश्मीर में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये विशेषता में ही आ रहा है वैसे तो बाकी विशेषता में प्रश्न आएगा तो उसको हम कैसे फ्रेमिंग करेंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब एक और क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो इसका आकार है त्रिभुजाकार, ठीक है। एक और क्वेश्चन कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? कितने वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता फैली हुई है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। मोटे तौर पे आप 13 लाख लिख सकते हैं इसको, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, है ना। और अब तक लगभग 1500 स्थल जो है खुदाई में प्राप्त हो चुके हैं। तो वो आपसे इतना पूछेगा नहीं। सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल, इस पे हम बात करेंगे। तो ये है अपने राखी गढ़ी, ठीक है, जो कि है हरियाणा में। इतनी बात समझ में आ गई। और ये बात ध्यान रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, ये लोग भारत में ही उत्पन्न हुए थे और धीरे धीरे इनका विकास हुआ था। ये जो सभ्यता थी, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ के जो लोग थे ये बाहरी लोग नहीं थे, विदेशी नहीं थे, स्थानीय लोग थे, भारतीय लोग थे। और भारतीय उपमहाद्वीप पर ही इनका धीरे धीरे विकास हुआ था। तो आपको जो लिखना हो तो ना आप लिख भी लो साथ साथ में। तो पहला तो मैंने आपको ये बताया, आप पॉज करके आराम से लिख लेना, बाद में देखो तो भी आराम से पॉज करके लिख लेना। उसके बाद हमने ये बात की थी, है ना, ये बेसिक हम बातें कर रहे हैं। फिर हम आगे आते हैं। ये देखो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल है ना, जिनमें से जैसे ये मोहनजोदड़ो है, ये अभी आपने, है ना, ये चनूदड़ो है ना, बहुत सारे स्थल है। ये सूतका गेंडोर के भी आपने बात की थी ना, सूतका गेंडोर ये रहा, ये राखीगढ़ी ये राखीगढ़ी रहा, ये आलमगीरपुर रहा यहाँ, ठीक है। और ये हड़प्पा रहा। ये मांडा की बात हुई थी हमारी अभी, चेनाब नदी के किनारे सबसे उत्तरी स्थल। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप आपको देखो सभी लोगों का ये दायित्व है कि सिंधु सभ्यता का जो ये टॉपिक रहेगा ना, इसको आप अधिक से अधिक जो है ना अपने मित्रों के अंदर इसको शेयर करेंगे, ठीक है। शेयर करना आपको इसको। सिंधु सभ्यता के कुछ और स्थल, है ना, यहाँ नाम लिखे हुए हैं, जिनको आप आराम से बाद में देखना, तो आपके कुछ कंसेप्ट बन जाएगा इसमें। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब देखो एक बात मैं और बताता हूँ आपको। सिंधु घाटी सभ्यता जो था ना, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले पाषाण काल आया, ठीक है। पाषाण काल, इसे हम पढ़ नहीं रहे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ आपको जानकारी के लिए। पाषाण काल 3 भागों में बटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको मैं तो बहुत एडवांस में पढ़ा दूं इसको, लेकिन उतना आपके समझ में नहीं आएगा। जितना समझ में आ जाए, याद हो जाए, और हम वहाँ उसको एक्सप्रेस कर दे, लिख दे अच्छे से, अच्छे नंबर आ जाए, केवल उतना ही आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। नवपाषाण काल है ना, सिंधु सभ्यता से पहले जो काल था वो पाषाण काल था। पाषाण काल के 3 भाग थे, और जो पाषाण काल का अंतिम भाग है ना, नवपाषाण काल, इसके बाद में जो है ना, इसके बाद में आया ताम्रपाषाण, ठीक है, ताम्रपाषाण। और ताम्रपाषाण काल के बाद में ना सिंधु घाटी सभ्यता आई, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता आई ना, ये जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, ध्यान रखना। ये क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। एक बात तो ये, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ताम्रपाषाणिक जो थी ना, ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक।
समझ में आई बात? ये ग्रामीण थी और ये नगरीय थी। यहाँ किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का प्रयोग किया गया था? कांस्य का। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य का प्रयोग किया गया था, यानी ये लोग जो है वो तकनीक को जानते थे, टेक्नोलॉजी को जानते थे, क्योंकि तांबा तो जमीन में से खोदा सीधा प्राप्त हो गया। ये जो कांसा है ना, ये टीन और तांबा दोनों से मिलाकर बनता है, यानी नगर में रहने वाले, शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी से तो वाकिफ होंगे ही होंगे, तो ये तकनीक से वाकिफ थे। एक बात ये भी ध्यान रखना आप, है ना। ठीक बात समझ में आ गई होगी आपके। आगे बढ़े। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ स्थल हैं, है ना। वैसे तो लगभग 1500 स्थल खुदाई में प्राप्त हुए हैं। हम मेन 5-6 स्थलों पे बात करेंगे, उन्हीं में से हमारा प्रश्न आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हड़प्पा पे। हड़प्पा पे चर्चा करते हैं, एक एक स्थल पे आते हैं। हड़प्पा फोटो भी दिखाऊंगा मैं आपको। हड़प्पा देखो कहाँ है ये हड़प्पा? पाकिस्तान के पंजाब में है। मान लो आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ ले, 3-4 स्थल एक साथ दे, इनके बारे में जानकारी दो, तो भी आप दे सकते हो 200 शब्दों में, और ऑब्जेक्टिव में तो पूछ ही सकता है कि हड़प्पा कहाँ था? पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक है, पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में, मोंटगोमरी जिले में था। ठीक है, पूछे कौन सी नदी के किनारे था, तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ था हड़प्पा। हड़प्पा का कोई दूसरा नाम भी था? बिल्कुल था। ऋग्वेद में इसे हरियूपिया कहा गया है, हरियूपिया। और कोई इसमें महत्वपूर्ण बात? बिल्कुल इसमें और महत्वपूर्ण बात है कि हड़प्पा जो स्थल है ना, इसे 2 भागों में बांटा हुआ था। एक मान लेते हैं ये पूर्वी भाग है, एक मान लेते हैं पश्चिमी भाग है, तो 2 भागों में इसे बांटा हुआ था। तो जो पश्चिमी भाग था ना, है ना, आप ऐसे याद रखें कि बीकानेर में हम रहते हैं, और बीकानेर का किला जो है ना, किस दिशा में? पश्चिम में। ऐसे याद रखना, ये पूर्व, ये पश्चिम में, इस तरफ किला है, पश्चिम में किला। पश्चिम में क्या था? किला था। और पूर्व में क्या था? रिहायशी नगर, यानी जहां आम लोग रहा करते थे, रिहायशी नगर। यहाँ आम जनता रहती थी और इसमें किला था। हो सकता है कि कोई राजा इसमें रहा करता होगा। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई, तो आप इसको लिखते रहो, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा से क्या क्या मिला? और एक तो मिला R37 कब्रिस्तान मिला यहाँ से। ठीक है, कब्रिस्तान मिला जिसका नाम रखा गया R37, है ना। और ये जो ना कब्रिस्तान जो बना हुआ था ना, मतलब जो ताबूत था ना, वो किससे बना हुआ है? देवदार की लकड़ी से। और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ऐसे 6-6 की कतार में 2 अन्नागार, जहां अन्न रखा जाता था वह अन्नागार मिले। कुल कितने? 12 अन्नागार मिले। 12 अन्नागार मिले हैं। और एक यहाँ से चित्र मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। चित्र में दिखाया गया है। और मजदूरों का आवास यहाँ से मिला है। इतनी जानकारी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, काफी है। हड़प्पा, और यही वह स्थल है जिसके नाम पे पूरी सभ्यता का नामकरण कर दिया गया। तो इतनी बात समझ में आ गई, इसको आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ। हड़प्पा के बाद अब हम अगले स्थल पे आएंगे और चर्चा करेंगे, जो कि है मोहनजोदड़ो। लो, है ना, इसमें देखो कुछ फोटोज मैं आपको दिखा देता हूँ।
हड़प्पा की। ये हड़प्पा रहा पाकिस्तान में, और ये अपने और भी जो अन्नागार और मिले ना, ये 6-6 की कतार में 2 अन्नागार मिले, और ये देवदार की लकड़ी से निर्मित जो ताबूत है वो मिला है, ठीक है। और एक खुदाई करता, बस मैं लिख देता हूँ इसमें कि इसकी खुदाई किसने की थी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि खुदाई जो की थी इसकी दयाराम साहनी ने की थी। वैसे तो काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं, आपको ये याद रखना है। 1921 में की, ठीक है। और ध्यान रखें, अभी मैंने आपको जो भी कुछ समय पहले एडीबीसी वाली जो बात बताई थी ना, चलो दोबारा बताया तो या मैंने आपको एडीबीसी वाली जो बात बताई थी ना, एडी का मतलब जो होता है ना, एनो डोमिनी, हमारे भगवान का समय, इसको तो कहते हैं ईसवी हिंदी में, और बीसी इसको कहते हैं ईसा पूर्व। ध्यान रखें, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस चैनल को पहुंचाना है, इन वीडियोस को, इन क्लासेस को पहुंचाना है। ये सभी विद्यार्थियों का दायित्व रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मोहनजोदड़ो पे बात करते हैं। मोहनजोदड़ो, इसको मैं इसके प्रमाण आपको ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा। तो देखो, पहले तो हम देखते हैं कि कहाँ स्थित है ये। पहले तो हम इसकी स्थिति देखते हैं। ये भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े। और फिर नदी पूछे कि कौन सी नदी के किनारे स्थल स्थित था ये, तो अपने सिंध सिंध नदी, सिंधु नदी है ना, सिंध में तो सिंधु नदी हो गया। फिर हम बात करते हैं कि खुदाई किसने की थी। खुदाई की थी 1922 में आर डी बनर्जी ने। आर डी बनर्जी का जो पूरा नाम है वो है राखल दास, राखल दास बनर्जी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है ना, इसका नाम कैसे पड़ा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। नाम का जो अर्थ है ना, वो है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अब इसके प्रमाण हम याद कर लेते हैं कि भाई ये क्या क्या प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद करने का देखो, इसको जो तरीका है ना वो ये है कि मृतकोट का टीला इसका नाम है, तो 7 बार यहाँ बाढ़ आई थी। 1 2 3 4 7 बार बाढ़ आई थी सिंधु नदी में और इस स्थल पे, और यहाँ खूब सारे नर कंकाल मिले। बाढ़ आएगी तो लोग मरेंगे ही ना, तो नर कंकाल मिले इन टीलों के नीचे दबे हुए। एक बात है ना। और बार बार जब बाढ़ आएगी तो कैनेडी ने कहा, एक विद्वान है कैनेडी, उन्होंने कहा यहाँ बाढ़ आई थी और मलेरिया फैला था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल मोहनजोदड़ो में मलेरिया के साक्ष्य, नर कंकाल के साक्ष्य, 7 बार बसावट के साक्ष्य, और प्रमाण क्या क्या मिले, तो आपको इस तरह से याद करना है कि यहाँ जो है एक स्नानागार मिला है। यहाँ क्या मिला, एक स्नानागार मिला, ये स्नानागार है, ठीक है। स्नानागार है जो वर्तमान में हम स्विमिंग पूल कहते हैं, उस तरह का एक स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। और इस स्नानागार में देखें, ऊपर जो है ना, यहाँ है पुरोहितों का आवास। पुरोहितों का आवास, यहाँ पुरोहित रहते थे, कमरे बने हुए थे।
आप मान लो इसको इस तरह से कि भाई जूनागढ़ का किला, उसके सामने सूरसागर, तो जूनागढ़ के किले में राजा रहते थे, सामने सूरसागर में वो स्विमिंग करते थे, नहाते थे। तो वैसा ही स्नानागार यहाँ से मिला है। इस स्नानागार के बारे में मार्शल ने, जो जॉन मार्शल की जो पीछे भी बात हुई थी हमारी, इसे आश्चर्यजनक नमूना कहा है। आश्चर्यजनक निर्माण का है कि इतना सुंदर है, इसका निर्माण आश्चर्यजनक है। अब देखो मैं आपको इसके प्रमाण याद करवाता हूँ, क्या क्या प्रमाण मिले। तो देखो, एक प्रमाण तो हमने ये बात कर ली, एक स्नानागार की बात कर ली, पुरोहितों का आवास की बात कर ली, है ना। आगे के प्रमाण मैं आपको इस तरह से याद करवाता हूँ कि पुरोहित आते थे, नहाते थे, नहा के क्या करते थे, कपड़े पहनते थे। पहले एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, लिखना चाहे लिख लो, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। तो आते थे, नहाते थे, और नहाने के बाद क्या करते थे, सूती कपड़ा पहनते थे। तो सूती कपड़े का प्रमाण मिला है। क्या पहनते थे, सूती कपड़ा पहनते थे। पुरोहित आए, नहाए, सूती कपड़ा पहना, सूती कपड़े पहनकर नाव पर बैठे, सुमेरियन नाव पर बैठे, नाव पर बैठ के कहाँ पहुंचे, महाविद्यालय पहुंचे। नाव पर बैठे और नाव पर बैठकर कहाँ पहुंचे, महाविद्यालय पहुंचे, कॉलेज पहुंचे। ठीक है, जैसे अभी कॉलेज में पढ़ते हैं वैसे ये पुरोहित कॉलेज में पहुंचे, ऐसे याद रखना है। कॉलेज के सभागार में पहुंचे, ठीक है, मेन जो हॉल था उस हॉल में पहुंचे, और सभागार में इन्होंने 3 लोगों की पूजा की थी। सभागार में इन्होंने 3 लोगों की पूजा की। किन किन की पूजा की, एक नर्तकी की पूजा की, एक शिवजी की पूजा की, और एक पुजारी की पूजा की। तो इस तरह से आपको मैंने मोहनजोदड़ो के सारे प्रमाण याद करवा दिए हैं एक साथ। ठीक है, अब इनके कुछ मैं आपको चित्र दिखा देता हूं। ये तो देखो स्नानागार है। इस स्नानागार के एक दो विशेषता और बता देता हूं। इसकी जो सीढ़ियां हैं, ये उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां हैं, और जो स्नानागार में जो कोना है यहाँ, इस कोने में एल आकार की ईंटें लगी हुई है जैसे। ठीक है, नीचे जो स्नानागार में पानी का रिसाव ना हो नीचे की तरफ, तो यहाँ जिप्सम लगा हुआ है। ठीक है, और जो पुरोहितों का आवास मैंने आपको बताया था, ये पुरोहितों का आवास यहाँ बना हुआ है। ठीक है, जो अब जर्जर अवस्था में है, टूटी हुई अवस्था में है। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से जो प्रमाण मिला है, क्या क्या मिला है। एक तो ये नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, कांसे से बनी हुई है, ध्यान रखना। ये नर्तकी की मूर्ति किससे बनी हुई है, कांसे से बनी हुई है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, देखो यहाँ से एक सिर मिला है, पुजारी का सिर मिला है। ठीक है, पुजारी का सिर मिला है, और पुजारी के सिर में आप देखो कि इसके नाक टूटी हुई है, ध्यान की मुद्रा में बैठा है। ये शॉल ओढ़ रखा है इसने, तिब्बत या साल ओढ़ रखा है, दाढ़ी रखी हुई है इसने। और यहाँ आप देखें तो एक मुद्रा के ऊपर एक व्यक्ति बैठे हैं, इनको जॉन मार्शल ने नाम दिया था शिव है। जॉन मार्शल ने इस व्यक्ति को क्या कहा कि ये आद्य शिव हैं, प्राचीनतम शिव हैं। ये जो शिव जी हैं, 2 पशु इनके बाएं, 2 पशु इनके दाएं, और नीचे जो है 2 हिरण हैं, और ये ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। इनके ऊपर देखो, सर के ऊपर सींग भी है। ये यहाँ से प्रमाण मिला है। तो मोहनजोदड़ो भी मैंने आपको याद करवा दिया, 2 स्थल हमने याद कर लिया। बेसिक सारे हम पढ़ लेते हैं, सारी चीजें समझ लेते हैं, फिर आंसर कैसे लिखेंगे 500 शब्द 200 शब्द में, वो बाद में चर्चा करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्थल पे, लोथल पे। लोथल, तो पहले तो आप बताओ कि भाई स्थिति इसकी कहाँ स्थित है। गुजरात में, है ना, इंडिया में गुजरात में है। नदी पूछे तो भोगवा नदी, और खुदाई पूछे
तो 1957 में इसकी खुदाई की थी रंगनाथ राव। 4-5 प्रमुख स्थलों पे ही हम बात करेंगे, सब पे बात नहीं करेंगे। 1500 स्थल है, किन किन पर बात करें इसे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। लोथल जो है इसका अर्थ क्या है? मुर्दों का नगर। लोथल का अर्थ क्या है? मुर्दों का नगर। तो क्या मुर्दों के प्रमाण मिले? बिल्कुल मिले। 3 युग्मित समाधि मिली है। 3 युग्मित समाधि मिली है, मतलब जोड़े में महिला पुरुष साथ में दफन करने की वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मुर्दों का नगर, इसीलिए तो इसको नाम दिया गया था। और भी इसके प्रमाण आपको याद करवा दूं। देखो, जब मुर्दे हैं, मुर्दों के प्रमाण मिले ना, 3 मुर्दों के प्रमाण मिले ना, 3 युग्मित समाधि मिली है, तो मुर्दे, मम्मी भी तो मुर्दा ही है, तो एक मम्मी के प्रमाण भी मिले। मम्मी क्या है? मिस्र में जब राजा की मृत्यु होती थी, राजा को मिस्र में फराओ कहा जाता था। जब फराओ की मृत्यु होती थी तो उसके ऊपर लेप लगा के पट्टियां बांधकर उसे पैक कर दिया जाता था, वैसे प्रमाण मिले। तो मम्मी के प्रमाण मिले, तो हमारी मम्मी कौन? गाय को तो माता कहते ही है ना, गाय के भी प्रमाण मिले, ठीक है। गाय है तो कोई और भी पशु के प्रमाण मिले तो लिख दो घोड़े के भी प्रमाण मिले, ठीक है। और जब गाय के प्रमाण मिले, माता के प्रमाण मिले, तो गोरिल्ला पिता के भी प्रमाण मिले, ऐसे याद रखिए। गोरिल्ला के भी यहाँ से प्रमाण मिले। इसके अलावा यहाँ से और प्रमाण जो मिले ना, अन्य प्रमाण और जो मिले यहाँ से, वो मैं लिख देता हूं। अग्नि वेदिकाएं यहाँ से मिली है। यज्ञ कुंड मतलब अग्नि वेदिकाएं मिली है। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है? अग्नि वेदिकाओं के अलावा यहाँ से क्या मिला है? चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ से डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड यानी बंदरगाह मान लो, है ना। डॉकयार्ड मिला है यहाँ से। डॉकयार्ड कहाँ से मिला है? अपने लोथल से मिला है। तो देखो, लोथल के प्रमाण मैंने कितनी आसानी से आपको याद करवा दिए। तो ये समझ में आ गई बात आपके, लोथल भी समझ में आ गया कि कहाँ स्थित है, किसने खुदाई की, क्या क्या प्रमाण मिले। तो आगे बढ़ते हैं। लोथल के बाद आते हैं हम कालीबंगा पे। लोथल के बाद आते हैं हम कालीबंगा पे। कालीबंगा, कालीबंगा से तो आप परिचित होंगे, आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा। कालीबंगा जो अपने राजस्थान में स्थित है। तो सबसे पहले तो मैं ले रहा हूं इसकी स्थिति हनुमानगढ़ में। नदी यही लिख देता हूं साथ में। नदी है अपने घग्गर नदी। और अर्थ जो है इसका, अर्थ, नाम का अर्थ काले रंग की चूड़ियां, तो यहां से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी। और खुदाई करता यहाँ कौन थे? खुदाई किस किसने की? तो 1953 और 1960 में 2 बार खुदाई हुई। 53 में तो अमलानंद घोष के द्वारा खुदाई की गई, और 60 में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा खुदाई की गई, ठीक है। ये खुदाई का कार्य किया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रमाण मिले। 2 या 3 क्लासेस के अंदर मैं आपका एक टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। स्क्रीन है ना, रुक गई क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, स्क्रीन रुकी है। अच्छा, स्क्रीन रुकी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन रुकी है ना। तो मैं चलता हूँ पीछे एक बार। लोथल पे हमने जो बात की थी, मोहनजोदड़ो पे जो बात की थी, वो फिर से हम बात कर लेते हैं। स्क्रीन रुकी है, बीच में कोई टेक्निकल समस्या की कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, यहाँ से शिव का प्रमाण मिला, यहाँ से कांसे की नर्तकी मिली है, यहाँ से तिब्बतिया साल उड़े हुए पुजारी का सर मिला है मोहनजोदड़ो से, है ना। और ये जो है वो स्नानागार है, इसमें सीढ़ियां हैं उत्तर दक्षिण दिशा में, बीच में जिप्सम है, और यहाँ ऊपर की तरफ क्या है? यहाँ अपने पुरोहितों का आवास था। फिर हम बात करते हैं अपने मोहनजोदड़ो पे हमने क्या क्या देखा
कि भाई पाकिस्तान में सिंध में है, लड़काना जिले में नदी सिंधु खुदाई 1922 में आर डी बनर्जी ने की थी। इसके बाद अर्थ है मृतकों का टीला, तो 7 बार बाढ़ आई थी, ऐसे साक्ष्य मिले, कंकाल मिले यहाँ से। कैनेडी ने कहा यहाँ मलेरिया फैला था, है ना, तो ये देखो बाढ़ आएगी, पानी इकट्ठा होगा तो मलेरिया फैलेगा। फिर ये स्नानागार जिसकी मैंने आपको बताया उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां हैं, यहाँ जिप्सम का प्रयोग किया गया था ताकि पानी का रिसाव ना हो, और ऊपर क्या पुरोहितों का आवास है। मार्शल ने इसको क्या कहा, आश्चर्यजनक निर्माण कहा है इस स्नानागार को। तो देखो यहाँ से पुरोहित आते थे, नहाते थे, सूती कपड़ा पहनते थे, सुमेरियन नाव में बैठते थे, महाविद्यालय पहुंच जाते थे, वहां महाविद्यालय में सभागार में जाते थे और 3 लोगों की नर्तकी शिव और पुजारी की पूजा करते थे। इस ट्रिक से मैंने आपको याद करवाया है, ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने ठीक कर दी स्क्रीनों की, ठीक है। और ये अन्नागार है ही जो मैंने आपको पूर्व में दिखाया, 6-6 की कतार में 2 अन्नागार कहाँ से मिले, हड़प्पा से मिले। थोड़ा सा सीरियस होकर अगर आप ये क्लासेस देख लेंगे तो अच्छे नंबर बन जाएंगे, अन्यथा इस बार जो रिजल्ट आया है फर्स्ट ईयर के बच्चे जो है ना खूब फेल हुए, खूब फेल हुए। तो आप उस श्रेणी में नहीं आना चाहते ना तो मुझे फॉलो कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और देखते भी जाओ क्लासेस। लोथल जो है ना ये गुजरात में बोगवा नदी के किनारे है, इसकी खुदाई 1957 में रंगनाथ राम ने की थी। और लोथल का अर्थ है मुर्दों का नगर, यहाँ से 3 युग में समाधि प्राप्त हुई है। देखो मुर्दे मिले हैं तो मम्मी भी मिली है, याद रख लो इसे, मिश्र की मम्मी है ना, वैसा प्रमाण यहाँ भी मिला है, यानी कि किसी एक व्यक्ति को मृत्यु के बाद में पट्टियों से लपेटा गया था, ऐसे प्रमाण। साथ ही साथ मम्मी है तो देखो हम गाय को मम्मी कहते हैं, तो गाय और घोड़े के भी प्रमाण मिले, और मम्मी है तो पापा भी लिख दो, गोरिल्ला के भी यहाँ से प्रमाण मिले, ठीक है। एक बात और, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के साक्ष्य मिले, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का चित्र मिला है, मर्दभांड पर मिला है, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसे मर्दभांड कहते हैं, मर्दभांड पर मिला है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। पंचतंत्र एक पुस्तक है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, गुप्त काल में, है ना, उसका कहानी है उसकी, है ना, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कोई कहानी, उसका चित्र कहाँ मिला है, यहाँ लोथल में मिला है, एक मर्दभांड मिट्टी के बर्तन में, ठीक है। तो ये आपको अन्य प्रमाण मैंने क्या क्या बताया, अग्निवेदिकाएं मिले, चावल के साक्ष्य मिले, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड क्या मतलब, बंदरगाह के यहाँ से साक्ष्य मिले, जिसकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार आप लिखना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, और फिर हम चलते हैं आगे। ये देखो ये तो कालीबंगा है, ये काले रंग की चूड़ियां यहाँ से मिली, बैंगल मिले। और बात करते हैं लोथल, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखो लोथल से बंदरगाह, ये बंदरगाह जैसे प्रमाण यहाँ से मिले हैं, डॉकयार्ड मिला है ना, ये वो डॉकयार्ड ओरिजिनल है, ठीक है। और ये मैंने वो फोटो कहीं से लेके इसमें अटैच की है। अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं किस पे, कालीबंगा। कालीबंगा की स्थिति का हनुमानगढ़ में, गंगा नदी के किनारे, काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ है खुदाई 1953 में होश है, 60 में लाल और थापर ने खुदाई की है। प्रमाण क्या क्या मिले हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रमाण देखो, सबसे यहाँ 2 फसलों के प्रमाण मिले हैं, 2 फसलें जो है उसके प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले हैं, इसके अलावा सुंदर सजी धजी ईंटें मिली है, अलंकृत ईंटों के प्रमाण भी मिले। इसके अलावा यहाँ से ऊंट के प्रमाण मिले हैं, ऊंट व घोड़े के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, ऊंट और घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा भूकंप व जलने के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, और कोई आग लगने जैसी कोई घटना हुई, जलने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा दशरथ शर्मा ने इसको तीसरी राजधानी कहा, दशरथ शर्मा ने क्या कहा, तीसरी राजधानी कहा, तीसरी राजधानी कहा। किसे तीसरी राजधानी कहा, कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा। एक अपने इंपॉर्टेंट बात, 7 जो है
हवन कुंड यहाँ से मिले, अग्नि वेदिकाएं कह दो जो लोथल में भी मिली, यहाँ से भी मिली है, यहाँ से 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो इतनी बात आपने कर ली, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कालीबंगा तक आज हमने चर्चा की है। आप इस क्लास को देखें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, 4 बार देखें, आपको समझ में आएगी, अच्छी भी लगेगी। तो आपको क्या करना है, उसको आगे से आगे शेयर करना है। कालीबंगा के बाद बचे हुए स्थलों पे हम बात करेंगे, है ना, और अन्य जो है राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र पे हम बात करेंगे। फिर हम जो है प्रश्न इसका जो आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, किस तरह से उसको अटेंड करना है, 200 शब्दों में कैसे अटेंड करें, 500 शब्दों में कैसे अटेंड करें, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कितने जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से आएंगे। मुश्किल से 40-50 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, और उसी में से जो है आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं और वीडियो को